स्वागत है आप सभी का नए एक वीडियो लेक्चर में। केरला सर्किल पीएसए का 2021 का क्वेश्चन पेपर करेंगे हम इस वीडियो में। ठीक है, डिपार्टमेंट के सभी क्वेश्चंस को करेंगे। बाकी मैथ और जीके के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा और साथ में रेगुलर क्लासेस हमारी चल रही हैं। आप जुड़ना चाहते हैं, अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं, एग्जाम को क्लियर करना चाहते हैं, ज़रूर हमें मैसेज कर सकते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं। बहुत अच्छे से हम आपकी तैयारी करवाएंगे। सारा सिलेबस आपका कंप्लीट किया जाएगा, आपको हैंड रिटन नोट्स दिए जाएंगे, वीडियो लेक्चर्स आपको मिलेंगे। ठीक है, उसके साथ डेली आपका एग्जाम होता है और इन सभी क्वेश्चन पेपर्स की लगभग 40 क्वेश्चन पेपर्स की पीडीएफ फाइल्स हम आपको विद सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाएंगे, तो आपकी तैयारी कहीं ना कहीं बहुत अच्छी हो जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। ठीक है, क्वेश्चंस के साथ साथ ऑप्शंस भी मैं बोलता जाऊंगा, आप अपने यहाँ से ज़रूर खुद से देने की कोशिश करें, इससे आपकी तैयारी और भी अच्छी हो जाती है, आपका रिविजन हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो का। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, When did India join एशियन पोस्टल यूनियन? APPU की बात यहाँ पे की गई है। एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन इसकी फुल फॉर्म होती है। भारत जो है एशियाई डाक संघ में कब शामिल हुआ था? ऑप्शंस यहाँ पे है 1983, 1963, 1973 या फिर नोट येट ज्वाइंड। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है कि आपका APPU इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना 1961 में हुई, 1961 में हुई। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? ये बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, इसलिए मैं इनको भी साथ में बता रहा हूँ। तो इसका हेडक्वार्टर जो है, मुख्यालय जो है बैंकॉक थाईलैंड में है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, देखिए जब ये बना था आपका एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन, तब भारत इसमें शामिल नहीं हुआ था। भारत बाद में इसमें शामिल हुआ और कब हुआ? 1973 में, 1973 में इसमें शामिल हुआ। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1961 में, 1961 में। बट इज द मैक्सिमम वेट ऑफ एयरमेल लेटर? एयरमेल लेटर का अधिकतम वजन कितना हो सकता है? तो यहाँ पे अगर हम पार्सल की बात करें, ब्लाइंड लिटरेचर की बात करें और या अगर लेटर की बात करें, तो इन सभी के लिए जितना आपके पास इनलैंड में वेट लिमिट है, सेम फॉरेन में भी उतनी ही वेट लिमिट है। ऑप्शंस यहाँ पे देख लेते हैं, 1 किलोग्राम, 5 किलोग्राम या फिर नो लिमिट या फिर 2 kg। तो यहाँ पे आप अगर एयरमेल लेटर भेजना चाहते हैं तो अधिकतम 2 किलोग्राम तक की सीमा तक भेज सकते हैं। डी ऑप्शन सही हो जाएगी। If an unpaid or underpaid registered article under foreign post is tendered at the counter, यदि काउंटर पर विदेशी डाक के तहत एक अवैतनिक या कम भुगतान वाली पंजीकृत वस्तु की निविदा की जाती है, तो कैसे उसका निपटान किया जाएगा? इनके प्रस्तुत की जाती है। मान लीजिए काउंटर पर कोई भी आपका ऐसा आर्टिकल आता है जिसे फॉरेन कंट्री के लिए भेजना है, लेकिन वो कैसा है? अवैतनिक है। अवैतनिक का मतलब जिसके ऊपर कोई भी डाक शुल्क अभी अदा नहीं किए गए हैं या फिर आधे अधूरे उसका भुगतान करके उसको पोस्ट ऑफिस काउंटर पर गया है, तो ऐसी स्थिति में कैसे उसका निपटान किया जाएगा? इट हैज टू बी हैंडेड ओवर टू द पोस्ट मास्टर फॉर इट्स डिस्पोजल। सबसे पहले इसके निस्तारण के लिए या इसके निपटान के लिए इसे पोस्ट मास्टर को सौंप देना चाहिए। इट कैन बी रजिस्टर्ड विद अ नोट दैट द डेफिशिएंसी वुड बी कलेक्टेड फ्रॉम एड्रेसी, या एक नोट के साथ पंजीकृत किया जा सकता है कि कमी को जो है प्राप्तकर्ता पूरा करेगा। जो भी इसके ऊपर डेफिशिएंसी रह गई है, जितने भी कम चार्जेस दिए गए हैं, वो प्राप्तकर्ता से लिए जाएंगे। इट कैन नॉट बी रजिस्टर्ड एंड रिफ्यूज, इसे पंजीकृत नहीं किया जाएगा और मना कर दिया जाएगा, वापस सेंडर को दे दिया जाएगा। नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन का सही आंसर आपका सी हो जाएगा, इट कैन नॉट बी रजिस्टर्ड एंड रिफ्यूज, इसे पंजीकृत नहीं किया जाएगा और मना कर दिया जाएगा। When an insured foreign parcel is redirected from one country to another, जब एक बीमाकृत विदेशी पार्सल एक देश से दूसरे देश में पुनः निर्देशित किया जाता है। तो मैंने हर एक क्वेश्चन पेपर में यही चीज़ बोली। आप प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन पेपर्स को फॉलो कर रहे हैं तो आप यहाँ पे देखेंगे कि कितने ज़्यादा क्वेश्चंस वहीं से रिपीट होते आए हैं। ठीक है, आप अच्छे से इनको कर लेते हैं तो आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो जाती है। एग्जाम में आपकी मेरिट में कहीं ना कहीं अच्छी आप जगह पर पहुँच जाते हैं। तो यहाँ पर क्या पूछा गया? देखिए अभी हमने सिर्फ 4 ही क्वेश्चन किए हैं और चारों में से कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो हमने पहले प्रीवियस ईयर वाले जो क्वेश्चंस किए उनमें नहीं आया हो। तो ज़रूर आप इनको अच्छे से करते जाइए। तो यहाँ पे हमारे पास क्या पूछा गया है कि जब भी कोई आपके पास पार्सल है और कैसा इंश्योर्ड पार्सल है, अब यहाँ पे क्या करना है, उसको एक देश से दूसरे देश में अगर पुनः निर्देशित करना है, रीडायरेक्ट करना है, तो ऐसी स्थिति में कैसे उसको किया जाएगा? नो एडिशनल इंश्योरेंस फीस टू बी लीव्ड, कोई भी अतिरिक्त बीमा शुल्क नहीं लगाया जाएगा। और फ्रेश इंश्योरेंस फी बिकम पेएबल फॉर ईच सच ट्रांसमिशन, ऐसे प्रत्येक प्रसारण के लिए एक नया बीमा शुल्क दे हो जाता है। हाफ ऑफ द ओरिजिनल इंश्योरेंस फीस टू बी लीव्ड फॉर सच ट्रांसमिशन, इस तरह के प्रसारण के लिए जो मूल बीमा शुल्क है, मूल बीमा शुल्क मतलब जब आपने उसको पोस्ट किया था उस समय जो भी आपने इंश्योरेंस चार्जेस दिए थे उन चार्जेस का आधा शुल्क लगाया जाएगा, या फिर नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन का सही आंसर आपके पास हो जाएगा बी।
ए फ्रेश इंश्योरेंस फी बिकम पेएबल फॉर ईच सच ट्रांसमिशन, ऐसे प्रत्येक प्रसारण के लिए नया बीमा शुल्क दे हो जाता है, यानी कि आपको दोबारा से इंश्योरेंस फीस जो है वो देनी पड़ेगी। दी कस्टम्स कंट्रोल इज प्राइमरली एक्सरसाइज्ड एट दी, तो सीमा शुल्क नियंत्रण मुख्य रूप से कहाँ पर प्रयोग किया जाता है? पॉइंट ऑफ एंट्री, पॉइंट ऑफ एग्जिट, फॉरेन पोस्ट ऑफिस या फिर ऑल दी अबव। तो यहाँ पे क्वेश्चन का डी आंसर जो है ये सही हो जाएगा, इन सभी में किया जाता है। अब यहाँ पे देखिए, जब भी आपके पोस्टल आर्टिकल्स होते हैं उनको रोकने का काम करना है, या फिर उनको एग्जामिनेशन के लिए, जांच के लिए खोलने का काम करना है, या फिर उनके ऊपर जो भी ड्यूटी है वो लगानी है, या फिर जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके सेंडर या एड्रेसी से प्राप्त करने हैं, वो यह सारा काम कहाँ पे होता है? आपके फॉरेन पोस्ट ऑफिस या फिर सब फॉरेन पोस्ट ऑफिस में होता है। तो ये हो जाएगा हमारे पास, ठीक है, फॉरेन पोस्ट ऑफिस और सब फॉरेन पोस्ट ऑफिस। और बाकी यहाँ पे किया जाता है कस्टम ड्यू कंट्रोल वाला पॉइंट ऑफ एंट्री और पॉइंट ऑफ एग्जिट, जहाँ से आपका आर्टिकल देश से बाहर जाता है या देश में एंटर करता है वहाँ पे। तो ये हमारे पास तीनों जगहों पे किया जाता है। डी ऑप्शन आपकी सही हो जाएगी, ठीक है। जो भी आपका कस्टम कंट्रोल का काम इन सभी से संबंधित है, ठीक है, आर्टिकल को रोकने के, उसको खोलने के, या फिर उसके ऊपर जो भी चार्जेस लगाने हैं या फिर डॉक्यूमेंट्स प्राप्त करने हैं, वो फॉरेन पोस्ट ऑफिस में होगा, ठीक है, सीमा शुल्क नियंत्रण का काम। और बाकी आपके पॉइंट ऑफ एंट्री और पॉइंट ऑफ एग्जिट में होगा। तो डी ऑप्शन आपकी सही हो जाएगी। एज पर फॉरेन पोस्ट मैनुअल द टर्म एलसी मीन्स, फॉरेन पोस्ट मैनुअल के अनुसार एलसी का क्या अर्थ है? ठीक है, अगर ये फॉरेन पोस्ट मैनुअल की बात की जाती है तो एलसी का मतलब क्या हो जाता है? ऑप्शन यहाँ पे लेटर्स एंड कार्ड्स, लेटर कैटेगरी, लेटर कार्ड या फिर नन ऑफ द अबव। तो लेटर और कार्ड हो जाता है, ठीक है, लेटर्स और कार्ड। और अगर हमारे पास फॉरेन पोस्ट की बात करें, आपके पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 2 के अनुसार बात करें, तो इसकी क्या हो जाती है? लेटर एट कार्टस। और इसमें एक और आता है एओ, उसकी होती है आउटर सब्जेक्ट। एलसी में आपके लेटर्स और कार्ड्स आएंगे, और बाकियों में क्या आएगा? आउटर सब्जेक्ट में आपके प्रिंटेड पेपर्स आ जाते हैं, ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट आ जाते हैं, और ये सारी चीजें उसमें रहेंगी। बट आर दी कैटेगरीज ऑफ फॉरेन पोस्टल आर्टिकल्स, विदेशी डाक लेखों की श्रेणियां कौन कौन सी हैं? कौन कौन सी श्रेणियों में इनको, कौन कौन से वर्गों में इनको बांटा गया है? रजिस्टर्ड पोस्ट एंड इंश्योर्ड पोस्ट, एयर मेल एंड सी मेल, लेटर पोस्ट एंड पार्सल पोस्ट, या फिर ऑल ऑफ दी अबव। क्वेश्चन का सही आंसर आपके पास हो जाएगा सी, लेटर पोस्ट और पार्सल पोस्ट। इन दो श्रेणियों में विदेशी डाक लेखों को बांटा गया है। मशीन फ्रैंक्ड आर्टिकल्स में भी पोस्टेड इन, मशीन फ्रैंक्ड लेखों को कहाँ पर पोस्ट किया जा सकता है? ऑल दी ऑफिस, ठीक है, सभी कार्यालयों में, लेटर बॉक्सेस ओनली, वन ऑफिस ओनली, या फिर नॉट मोर देन 2 ऑफिसेज। तो इनको 2 से अधिक कार्यालयों में पोस्ट नहीं किया जा सकता। अब ये 2 कार्यालय जो होते हैं कौन से होते हैं? जो आपके, जो भी आपको लाइसेंस इशू करता है, कौन? हेड ऑफ डिवीज़न के द्वारा किया जाता है। तो जो लाइसेंस होता है उसमें निर्दिष्ट 2 आपके क्या होते हैं? कार्यालय होते हैं, जहाँ पर आप मशीन फ्रैंक्ड लेखों को पोस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो आपकी सही हो जाएगी। 2 से अधिक कार्यालय नहीं होंगे, एक में हो सकता है एक नाइट पोस्ट ऑफिस या दूसरा पोस्ट ऑफिस, इस तरह से रहता है। रजिस्ट्रेशन इज ऑब्लिगेटरी इन दी फॉलोइंग केसेस, हमें बताना है कि इस मामले में पंजीकरण अनिवार्य है। तो यहाँ पे कुछ एक क्वेश्चन होते हैं कि आपको कहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, लेकिन कुछ एक क्वेश्चन होते हैं कि कहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी। तो वो यहाँ पे पूछा गया कि आपको कौन से केस में रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी, अनिवार्य है। एनी पार्सल एक्सीडिंग 4 किलोग्राम इन वेट, अगर कोई भी आपका पार्सल है और उसका वजन 4 किलोग्राम से अधिक है। दूसरा यहाँ पे कोई भी इंश्योर्ड आर्टिकल है, कोई भी बीमित वस्तु है। एनी पार्सल एड्रेस्ड टू अ प्लेस फॉर विच कस्टम डिक्लेरेशन इज रिक्वायर्ड, किसी भी स्थान को संबोधित कोई भी पार्सल जिसके लिए सीमा शुल्क घोषणा की आवश्यकता है, यानी कि कस्टम डिक्लेरेशन, उसके लिए कस्टम डिक्लेरेशन जरूरी है। ऑल दी 3 केसेस, तो इन क्वेश्चन का सही आंसर आपके पास डी आ जाएगा, ठीक है। इन सभी केसेस में चाहे आपका अगर पार्सल है और 4 किलोग्राम से अधिक है, तभी आपको उसकी रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी, इंश्योर्ड आर्टिकल की करवानी पड़ती है। और अगर आपने पार्सल ऐसी जगह के लिए भेजा है जहां पर सीमा शुल्क घोषणा की आवश्यकता पड़ती है, तभी आपको उसकी रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी। एनी पार्सल फाउंड इन लेटर बॉक्स विल बी ट्रीटेड एंड चार्ज्ड एज, लेटर बॉक्स में पाए जाने वाले किसी भी पार्सल को क्या माना जाएगा और शुल्क कैसे लगाया जाएगा? तो उसको इंश्योर्ड पार्सल माना जाएगा, अनरजिस्टर्ड पार्सल माना जाएगा, या फिर उसके बाद हमारे पास यहाँ पे रजिस्टर्ड पार्सल माना जाएगा, या फिर स्पीड पोस्ट पार्सल उसको माना जाएगा। तो अगर कोई भी आपका पार्सल लेटर बॉक्स में प्राप्त होता है तो उसको रजिस्टर्ड पार्सल माना जाता है, पंजीकृत पार्सल माना जाता है, और उसी के हिसाब से उसके ऊपर चार्जेस लगाए जाएंगे। बीच ऑफ दी फॉलोइंग कैन बी अटैच्ड टू अ पोस्ट कार्ड, निम्न में से किसे पोस्ट कार्ड के साथ जोड़ा जा सकता है? क्योंकि अभी पोस्ट कार्ड के साथ कुछ एक्स्ट्रा आप जोड़ के नहीं भेज सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ों की आपको छूट है, वही आपको यहाँ पे बतानी है कौन कौन सी हैं।
स्टैम्प्स इन पेमेंट ऑफ पोस्टेज एंड अदर पोस्टल फी और स्टैंप ड्यूटी, डाक या अन्य डाक शुल्क या स्टैंप शुल्क के भुगतान में टिकट, यानी कि आपने डाक प्रभार को जो भी चार्जेस देने हैं, ठीक है, उसका भुगतान करने के लिए जो भी चार्जेस देने हैं उसके लिए डाक शुल्क आपने लगाए हुए हैं, स्टैंप्स लगाई हुए हैं, डाक टिकट लगाए हुए हैं या अन्य कोई भी चीज़ लगाई हुई है जो डाक प्रभार के भुगतान के लिए, तो ऐसी स्थिति में उनको लगाया जा सकता है। अ गम्ड लेवल कंप्लीटली अडहेयर टू द कार्ड एंड वेयरिंग द नेम एंड एड्रेस ऑफ द पर्सन टू whom द कार्ड इज सेंट। अब दूसरा यहाँ पे क्या चीज़ बोली गई, इसके साथ एक गोंद लगा हुआ लेवल हो सकता है जो पूरी तरह से कार्ड के साथ कंप्लीटली अडहेयर होना चाहिए, मतलब उसके साथ बिल्कुल चिपका होना चाहिए, जिसके ऊपर आपके कार्ड के प्राप्तकर्ता का, यानी कि जिसके लिए कार्ड भेजा गया है उसका नाम और एड्रेस होना चाहिए। अ सिमिलर लेवल नॉट एक्सीडिंग 5 सेंटीमीटर लेंथ एंड 1.8 सेंटीमीटर इन विड्थ वेयरिंग द नेम एंड एड्रेस ऑफ द सेंटर ऑफ द कार्ड। इसी तरह एक और लेवल जिसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर और चौड़ाई 1.8 सेंटीमीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए, जिस पर कार्ड के प्रेषक का नाम होगा, यानी कि सेंडर का नाम होगा। ऊपर के सभी बिल्कुल ये सभी सही है, डी ऑप्शन आपकी सही हो जाएगी। आप पोस्ट कार्ड के साथ ये सारी चीज़ें चिपका के भेज सकते हैं। आर्टिकल्स शुड नॉट बी पोस्टेड इन लेटर बॉक्सेस, कौन से लेखों को लेटर बॉक्स में पोस्ट नहीं किया जा सकता है। फुली पेड, उसके बाद है आपके पास फॉरेन आर्टिकल्स, अनपेड और मशीन फ्रैंक्ड आर्टिकल्स। तो यहाँ पे 12th की जो सी ऑप्शन आ जाएगी डी। मशीन फ्रैंक्ड आर्टिकल्स को आपको लेटर बॉक्सेस जो होते हैं, लेटर बॉक्सेस यानी कि जिसमें आप लेटर्स को पोस्ट कर सकते हैं, उसमें मशीन फ्रैंक्ड लेख नहीं आपको डालनी है। अगर डाल दी आपने तो उनको अनपेड माना जाएगा, अनपेड बिना भुगतान वाले लेखों की तरह ट्रीट किया जाएगा। लेकिन क्या किया जाता है, उनको अनपेड तो माना जाएगा, आगे इंपॉर्टेंट बनता है इसमें कि उनको क्या किया जाएगा, आगे क्या सेंटर को दिया जाएगा या एड्रेसी को भेजा जाएगा, तो उनको एड्रेसी को भेजा जाएगा और जो भी कमी होती है वो आपकी एड्रेसी से ली जाएगी। आर्टिकल्स कंटेनिंग दी फॉलोइंग शुड बी इंश्योर्ड, कौन सी वस्तु होने पर लेख का बीमा होना चाहिए। प्रीशियस स्टोन्स, कोइन, ज्वेलरी या फिर ऑल दी अबव। तो ये सारी चीज़ें अगर आप किसी भी आर्टिकल के अंदर भेज रहे हैं तो आपको उसकी इंश्योरेंस करवा के ही भेजना चाहिए। कोई कीमती पत्थर है, सिक्का या आभूषण है, क्योंकि ऐसी स्थिति में अगर चोरी हो जाए तो कौन उसके लिए जिम्मेदार होगा अगर आपने इंश्योरेंस नहीं करवाई। अगर इंश्योरेंस करवाते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट उस चीज़ के लिए जिम्मेदार होती है, आपको इंश्योरेंस मिल जाती है। तो डी ऑप्शन आपकी सही हो जाएगी। Who will supply the lock and duplicate key for the post bag, पोस्ट बैग के लिए ताला और डुप्लीकेट चाबी की आपूर्ति कौन करता है। अब डुप्लीकेट चाबी क्यों यहाँ पे बोला गया, क्योंकि आप पोस्ट बैग के लिए 2 चाबियाँ चाहिए होती हैं, एक पोस्ट ऑफिस में रखी जाएगी, ठीक है, दूसरी आपके जो किराएदार होगा उसके पास रहेगी ताकि दोनों उसका यूज़ कर सकें। तो 14th की जो ऑप्शन है आपके पास, रेंटर, पोस्ट मास्टर, मेल्स पीए या फिर सुपरिटेंडेंट, तो कौन रखेगा, रेंटर। रेंटर के द्वारा आपकी लॉक और डुप्लीकेट की सप्लाई की जाती है। द मैक्सिमम वेट ऑफ ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट शुड नॉट एक्सीड, ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट का अधिकतम वजन कितना हो सकता है। तो ये भी आपका इनलैंड और आपके फॉरेन में सेम है, इन दोनों का वेट लिमिट जो है इनलैंड और फॉरेन में सेम रहेगा। ऑप्शन है आपके पास 1 किलोग्राम, 10 किलोग्राम, 7 किलोग्राम या फिर कोई भी लिमिट नहीं है। तो कितना हो सकता है, मैक्सिमम 7 kg, इनलैंड में कितना है 7 kg, दोनों का सेम रहेगा। द मैक्सिमम वेट ऑफ पैटर्न एंड सैंपल पैकेट इज, पैटर्न और सैंपल पैकेट का अधिकतम वजन कितना हो सकता है। अब ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है एग्जाम में, ऐसा क्यों है, क्योंकि आपके जो पैकेट होते हैं नॉर्मली बाकी जितने भी हैं उनका वजन कितना है 5 किलोग्राम। अब दूसरा एक आता है ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट, क्योंकि अब ब्लाइंड लिटरेचर वो भी क्या है, आगे लगा हुआ उसके पैकेट, वो भी पैकेट है, उसका वजन कितना है 7 किलोग्राम। तो यहाँ पे नॉर्मल, सैंपल और पैटर्न पैकेट, पहले ऑप्शंस आप देख लीजिए, 2 किलोग्राम, 3 किलोग्राम, 1 या फिर 500 ग्राम। सो क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, मैक्सिमम आपका कितना वेट हो सकता है अगर आप पैटर्न या सैंपल पैकेट भेज रहे हैं 2 किलोग्राम। तो यहाँ पे मैंने क्या बोला, नॉर्मली पैकेट जो होते हैं 5 किलोग्राम तक आप भेज सकते हैं, लेकिन सैंपल और पैटर्न पैकेट सिर्फ 2 किलोग्राम तक भेजा जा सकता है, इसलिए ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो ये ऑप्शन आपकी सही हो जाएगी, आप ध्यान में रखिएगा इसको। द फी फॉर अ पार्सल रीडायरेक्टेड टू एनी प्लेस served by the inland post except where the original address and the substituted address are within the delivery area of the same post office और आर विद इन दी सेम पोस्ट टाउन इज, अंतर्देशीय डाक द्वारा सेवित किसी स्थान के लिए जब पार्सल को पुनः निर्देशित किया जाता है सिवाय उसके मूल पते या फिर प्रस्थापित पता जो अब वो एक ही डाकघर के वितरण क्षेत्र के भीतर या एक ही पोस्ट टाउन के भीतर है तो कितना शुल्क लिया जाएगा। अब यहाँ पे क्या बात बोली गई है, मान लीजिए डिलीवरी पोस्ट टाउन है, इसका जो भी एरिया आता है, अब पार्सल आया यहाँ से यहाँ पहुँचा, रीडायरेक्ट उसको करना है, अगर तो इसके एरिया के भीतर करना है तब तो आपको पता है फ्री, उसमें कोई भी आपको चार्जेस नहीं देने होते हैं, वो हो जाएगा, ठीक है, उसी डिलीवरी पोस्ट ऑफिस या टाउन में फ्री हो जाएगा।
जाएगा। लेकिन अगर यहाँ से इस जगह से बाहर के लिए आपको इसे रीडायरेक्ट करना है तब कितने चार्जेस लिए जाएंगे ये आपसे पूछा गया। यानी कि इस जगह को छोड़कर पुनः निर्देशित किसी और जगह के लिए करते हैं जो अंतर्देशीय डाक द्वारा सेवित है, इनलैंड पोस्ट द्वारा सर्व्ड है, तो कितने चार्जेस लिए जाएंगे। डबल दी प्रीपेड रेट, हाफ दी प्रीपेड रेट, सेम एज प्रीपेड रेट या फिर 15 टाइम्स ऑफ प्रीपेड रेट, तो हाफ दी प्रीपेड रेट। यानी कि अगर आपने पहले 10 रुपये चार्जेस दिए तो हाफ आपको देने पड़ेंगे, यानी कि 5 रुपये आपको देने पड़ेंगे। तो 17th क्वेश्चन की जो सही ऑप्शन आ जाएगी बी। Articles except VP addressed as post resident are detained in the post office of delivery फॉर द पीरियड नोट एक्सीडिंग वीपी लेख को छोड़कर पोस्ट रेस्टेंट के रूप में संबोधित लेख को वितरण डाकघर में अधिकतम कितनी अवधि के लिए रोक कर रखा जा सकता है। 7 डेज, 3 मंथ्स, 15 डेज या फिर 1 मंथ। तो वीपी लेख है आपका कोई भी, अगर उसको वीपी लेख को छोड़कर, ठीक है, इसके अलावा कोई भी लेख है जिसको एज ए पोस्ट रेस्टेंट आर्टिकल भेजा गया है तो उसको 1 महीने तक, 1 मंथ तक ऑफिस ऑफ डिलीवरी में जहां से उसका वितरण होना है उस डाकघर में आप उसको रख सकते हैं। लेकिन अगर वीपी आर्टिकल भेजा गया हो तब कितने दिन के लिए, 7 दिनों के लिए रख सकते हैं। तो आपका यहाँ पे आंसर जो है डी सही हो जाएगा। The fee for a blind literature packet to be airlifted to a foreign countries। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है क्योंकि आपके जो ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट होते हैं नॉर्मली क्या होता है, जब आप उनको भेजते हैं तो कोई चार्जेस नहीं लिए जाते हैं अगर उनको बाई सरफेस रूट आप भेज रहे हैं। लेकिन फॉरेन कंट्री के लिए नहीं, इनलैंड की बात कर रहा हूँ, इनलैंड में कोई चार्जेस आपसे नहीं लिए जाएंगे। लेकिन अगर लिफ्ट करना पड़े तब तो आपको हवाई चार्जेस देने होते हैं। लेकिन यहाँ पे बात की गई है फॉरेन कंट्री के लिए आप भेजना चाहते हैं। अब यहाँ पे अलग से कोई भी इनके लिए चार्जेस निर्धारित नहीं है। कोई आपका ऐसा आर्टिकल है जो उसके ऊपर चार्जेस लागू होते हैं वही सेम इसके ऊपर होंगे, तो हमें बताना है वो क्या है। एयर सरचार्जेस एज एप्लीकेबल टू लेटर, क्या पत्र पर लागू होने वाले सरचार्जेस इसके ऊपर लागू होंगे। एयर सरचार्जेस एज एप्लीकेबल टू प्रिंटेड पेपर्स, या फिर प्रिंटेड पेपर्स के ऊपर लागू होने वाले जो भी सरचार्जेस हैं वो इसके ऊपर लागू होंगे। फ्री ऑफ चार्ज, इसको बिना किसी शुल्क के भेजा जाएगा, नन ऑफ द अबव। तो एयर सरचार्जेस एज एप्लीकेबल टू प्रिंटेड पेपर्स, मुद्रित कागजों पर लागू होने वाले जो एयर सरचार्ज है। प्रिंटेड पेपर्स कहाँ पे होते हैं, फॉरेन पोस्ट में, तो फॉरेन पोस्ट के लिए उनका यूज किया जाता है। सेम उनके ऊपर जो चार्जेस लगेंगे वो आपको ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट के ऊपर देने पड़ेंगे। 19th की जो सही ऑप्शन आ जाएगी आपके पास बी। मार्क द करेक्ट ऑप्शन, सही विकल्प का चयन करें। सरफेस मेल आइटम्स रिसीव्ड फ्रॉम एनी कंट्री फॉर डिलीवरी इन इंडिया में बी रिडायरेक्टेड टू एनी प्लेस विद इन इंडिया। भारत में वितरण के लिए किसी भी देश से प्राप्त सरफेस मेल आइटम्स को भारत के भीतर किसी भी स्थान पर रिडायरेक्ट किया जा सकता है। ये मान लीजिए भारत है, ये मान लीजिए कोई देश है जहाँ से आपका आर्टिकल आया भारत में, आप इसको रिडायरेक्ट करना चाहते हैं बाई सरफेस आया, यानी कि पैदल चलते हुए। सरफेस का मतलब क्या होता है, या तो सी से आया वो, ठीक है, समुद्री रास्ते से आया, या फिर सतह मेल से वो आया, तो उसको कहते हैं सरफेस मेल। अब यहाँ पे वो इंडिया में आया है तो इसको यहाँ पे भारत के भीतर किसी भी जगह पे रिडायरेक्ट किया जा सकता है। उसके बाद फर्स्ट क्लास मेल सरचार्ज और अनसरचार्ज आर एलिजिबल फॉर फ्री रिडायरेक्शन बाई एयर विद इन इंडिया। उसके बाद आपकी अगर प्रथम श्रेणी की मेल है, चाहे वो आपकी क्या है सरचार्ज है चाहे अनसरचार्ज है, उसको भारत के भीतर फ्री एयर रिडायरेक्शन दी जाएगी। यानी उसका जो पुनः निर्देशन है भारत के भीतर हवाई डाक द्वारा बिना किसी शुल्क के किया जाएगा। यानी कि भारत के भीतर कहीं भी वो हवाई डाक द्वारा उनका जो भी है रिडायरेक्शन वो किया जाएगा। सरफेस मेल रिसीव्ड फॉर डिलीवरी इन इंडिया फ्रॉम एनी कंट्री नॉट अप्लाइंग रिड्यूस्ड चार्जेस for India may be redirected to another country by surface mail without any charge for the redirection। अब यहाँ पे क्या चीज़ बोली गई ये समझना जरूरी है। सतह मेल द्वारा भारत में वितरण के लिए प्राप्त मेल जिसके ऊपर कम डाक शुल्क लागू नहीं हो। अब ये क्या मतलब है, रिड्यूस्ड रेट यहाँ पे अप्लाई नहीं है उसके ऊपर। जैसे मैंने बोला ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट में आपको छूट मिलती है, अब प्रिंटेड पेपर्स में आपको छूट मिलती है। क्योंकि यहाँ पे छूट मिलती है तो इसको क्या कहते हैं, इसमें रिड्यूस्ड रेट यानी कि कम चार्जेस आपसे लिए गए हैं। लेकिन कुछ एक मेल जिसके लिए आपको पूरे चार्जेस देने होते हैं, कोई उसमें छूट नहीं मिलती है, तो उनको कहते हैं आर्टिकल्स नोट अप्लाइंग रिड्यूस्ड चार्जेस, यानी कि उनके ऊपर कम डाक शुल्क लागू नहीं है। अगर वो आर्टिकल आपका भारत में प्राप्त होता है किसी, तो यहाँ पे उसे बिना किसी पुनर्निर्देशन शुल्क के सतह मेल द्वारा दूसरे देशों को पुनर्निर्देशित किया जा सकता है। तो बाई कोई भी सरफेस चार्जेस नहीं लिए जाएंगे और उनको दूसरे देश में पुनर्निर्देशित भी किया जा सकता है। उपयुक्त सभी ठीक है, ये सारे ही ठीक हैं। तो क्वेश्चन का सही आंसर डी हो जाएगा ऑल दी अबव आर करेक्ट। ये सारी ही ऑप्शंस बिल्कुल सही है, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। कई बार एक एक लाइन का ही एक एक क्वेश्चन बना के आपसे पूछा जाएगा, इंपॉर्टेंट है। तो वहाँ से आपके 4 क्वेश्चंस बनते हैं, चारों के चारों इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से कर लेने हैं।
अगला क्वेश्चन है आपके पास, बट इज द मीनिंग ऑफ एसएसओ इन सीएसआई। सीएसआई कोर सिस्टम इंटीग्रेटर में एसएसओ का क्या अर्थ है? सीएसआई, एफएसआई, आरएसआई, इन सब की फुल फॉर्म्स अच्छे से कर लेना, पूछी जाएंगी इस बार के एग्जाम में भी। तो यहाँ पे क्या आपको बताना है, एसएसओ का क्या अर्थ है? स्मार्ट साइन ऑन, सिंगल सिस्टम ऑप्शन, उसके बाद है सिंपल साइन ऑन या फिर सिंगल साइन ऑन। तो 21st की जो सी ऑप्शन आ जाएगी, आएगी आपके पास डी सिंगल साइन ऑन। एसएसओ का क्या अर्थ होता है? सिंगल साइन ऑन। आपको बताएं आईटी मॉडर्नाइजेशन के लिए अलग से आपको कहीं पे भी कुछ मटेरियल नहीं मिलेगा जो आपके 10 में से 10 क्वेश्चंस को कवर करे, लेकिन 40 क्वेश्चन पेपर आप करके जाते हैं, 400 क्वेश्चंस आपके बनते हैं और उसमें 100 रिपीट भी हो रहे हैं, तब भी 300 क्वेश्चंस बनते हैं। 300 क्वेश्चन करने के बाद कहीं भी आपके ये 10 मार्क्स नहीं जाएंगे, अच्छे से इनको कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्पैरो स्टैंड्स पर SPARROW की फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शंस हैं यहाँ पे, स्टाइलिश परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट रिकॉर्डिंग ऑनलाइन विंडो, स्मार्ट परफॉर्मेंस अप्रूव्ड रिपोर्ट रिकॉर्डिंग ऑनलाइन विंडो, स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट रिकॉर्डिंग ऑनलाइन विंडो, उसके बाद है स्मार्ट परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट रिकॉर्डिंग ऑनलाइन विंडो। तो 22nd की जो सी ऑप्शन आ जाएगी आपके पास डी स्मार्ट परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट रिकॉर्डिंग ऑनलाइन विंडो, ये आपकी इस क्वेश्चन का सी आंसर हो जाएगा। आप याद रखिएगा स्पैरो की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफिस ग्रुप अपडेट प्रोवाइडर GUI, ऑप्शंस यहाँ पे देखते हैं बाद में, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, GUI की फुल फॉर्म ग्रुप अपडेट प्रोवाइडर वाज इम्प्लीमेंटेड, निम्न में से किन कार्यालयों में ग्रुप अपडेट प्रोवाइडर लागू किया गया था? ऑप्शन है इन ईच पोस्ट ऑफिस विद मोर देन 10 सिस्टम्स, सी क्लास ऑफिस, बी क्लास ऑफिस, LSG लोअर सिलेक्शन ग्रेड सब ऑफिस। तो 23rd की जो सी ऑप्शन आ जाएगी आपके पास है इन ईच ऑफिस पोस्ट ऑफिस विद मोर देन 10 सिस्टम, ठीक है, 10 से अधिक प्रणालियों के साथ सभी डाकघरों में इनको किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन आपके पास, दर्पण मीन्स कितनी दफ़ा ये क्वेश्चन आ चुका है? अब भी आपको इसमें कोई कंफ्यूजन है तो आपकी वो गलती रहेगी। डायरेक्ट एडवर्टाइजमेंट, डायरेक्ट एडवांसमेंट ऑफ रूरल पोस्ट ऑफिस फॉर ए न्यू इंडिया, उसके बाद आपके पास डिजिटल एडवांसमेंट ऑफ रूरल पोस्ट ऑफिस फॉर नेटवर्क इन इंडिया, डिजिटल एडवांसमेंट ऑफ रूरल पोस्ट ऑफिस फॉर ए न्यू इंडिया, या फिर डिजिटल एशियन रूरल पोस्ट ऑफिस फॉर ए न्यू इंडिया। तो इसकी सही ऑप्शन क्या हो जाएगी आपके पास? सी डिजिटल एडवांसमेंट ऑफ रूरल पोस्ट ऑफिस फॉर न्यू इंडिया। Which amongst the various aspects of the IT modernization was totally implemented? फर्स्ट IT आधुनिकरण के विभिन्न पहलुओं में से सबसे पहले पूरी तरह से कौन लागू हुआ था? CSI, RICT, FSI या फिर डाटा सेंटर। तो 25th की जो सी ऑप्शन आ जाएगी आपके पास डाटा सेंटर। इसमें थोड़ा मुझे भी कन्फ्यूजन है, आपको इस क्वेश्चन का आंसर गलत लगा हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर उस चीज़ के बारे में बता दें। अगला क्वेश्चन आपके पास MOH मीन्स, MOH की फुल फॉर्म आपको बतानी है। ऑप्शंस यहाँ पे दी हुई हैं, मॉडर्नाइजेशन ऑफ HO, मेल ऑपरेशंस एट हेड ऑफिस, मेल ऑपरेशन हार्डवेयर या फिर मॉडर्नाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। क्वेश्चन का सही आंसर आपके पास सी हो जाएगा, मेल ऑपरेशन हार्डवेयर। अगला क्वेश्चन आपके पास, वैन डाक पे UPI ऐप वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय IPPV, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के द्वारा डाक पे UPI ऐप को कब पेश किया गया? तो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, इसकी फुल फॉर्म भी ध्यान में रखिएगा, पूछी गई है। 1/12/2020, 15/12/2020, 31/12/2020 या फिर 25/12/2020। तो यहाँ पे क्वेश्चन का सही आंसर आपके पास हो जाएगा बी, 15 दिसंबर 2020 को इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, पेश किया गया था। बट इज द टोल फ्री नंबर ऑफ ATM डेबिट रिलेटेड कार्ड, मोबाइल इंटरनेट SMS बैंकिंग ग्रीवियंस, ATM डेबिट संबंधित कार्ड, मोबाइल इंटरनेट SMS बैंकिंग शिकायतों के लिए जो टोल फ्री नंबर वो क्या है? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर आपके पास हो जाएगा बी, 1800425240, ये रहेगा, ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन आपके पास, बट इज द जर्नल मैक्सिमम लिमिट ऑफ वेट ऑफ एयर पार्सल, एयर पार्सल के वजन की सामान्य अधिकतम सीमा कितनी है? 25 किलोग्राम, 15 किलोग्राम, 20 या फिर नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन का सही आंसर क्या आ जाएगा आपके पास? 20 किलोग्राम, ठीक है। इनलैंड की बात करें तब भी वो सेम है, अगर एयर की बात करें, एयर पार्सल्स की बात करें तब भी आपका सेम रहेगा। Who will fix the minimum and maximum cash balances of each सब ऑफिस, प्रत्येक एसओ के न्यूनतम और अधिकतम नकद शेष को कौन तय करेगा? यानी कि किसी भी एसओ के पास न्यूनतम और अधिकतम कितना नकद शेष होनी चाहिए, कितनी राशि या उसके पास कितनी अथॉरिटी उसको देनी चाहिए, ये चीज़ का निर्धारण कौन करेगा? हेड पोस्ट मास्टर, इंस्पेक्टर, सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस या फिर असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सी आंसर आपके पास हो जाएगा सी, डाकघर अधीक्षक जो होता है, सुपरिटेंडेंट जो होता है, वो इस चीज़ को निर्धारित करता है किसी भी एसओ के पास, किसी भी सब ऑफिस के पास मिनिमम और मैक्सिमम कैश बैलेंस क्या रहेगा।
अगला क्वेश्चन आपके पास, हाउ मैनी पेजेस SB5A पासबुक कंटेन्स एज पर SB ऑर्डर नंबर 28/2020। तो यहाँ पे SB आदेश इसको छोड़िए, इंपॉर्टेंट क्या है, SB5A पासबुक में कितने पृष्ठ होते हैं। तो अगर आपको पहले ये चीज़ पता होनी चाहिए कि SB5 पासबुक और SB5A दो तरह की पासबुक आपकी होती हैं। क्या इनमें फ़र्क होता है, एक में पेजेस ज़्यादा होते हैं, एक में पेजेस कम होते हैं। अब SB5 पासबुक जो होती है उसमें क्या होता है, आपके 12 पेजेस होते हैं और साथ में क्या होता है, कवर पेज होता है, ठीक है, 12 पेजेस आ जाएंगे। और यहाँ पे ये किस चीज़ के लिए यूज़ की जाती है, जैसे आपकी SB की पासबुक के रूप में RD, ठीक है, MIS, SCS, क्योंकि यहाँ पे आपकी बहुत सारी ट्रांजैक्शंस होती हैं। SB की वो ट्रांजैक्शंस होती हैं, RD की हर मंथ ट्रांजैक्शन होगी, MIS की हर मंथ ट्रांजैक्शन होती है। तो इसलिए इसको बड़ी जो आपकी 12 पेजेस वाली पासबुक है उसका यूज़ किया जाता है ताकि जल्दी ख़त्म ना हो जाए। और यहाँ पे SB5A पासबुक की बात की गई है, 8 पेजेस प्लस कवर पेज, ठीक है, 4 पेजेस 1 पेज या फिर 3 पेजेस प्लस कवर पेज होता है। तो अब जो SB5A पासबुक होती है इसका यूज़ क्यों किया जाता है, इसका यूज़ किया जाता है जैसे आपने 1, 2, 3 साल के लिए TD अकाउंट अपना खुलवाना है, KVP अकाउंट आप खुलवाना चाहते हैं, NSC अकाउंट आप खुलवाना चाहते हैं। यहाँ पे क्या होता है, आपकी सिर्फ एक ही एंट्री होती है पासबुक के ऊपर, तो इसलिए इसमें थोड़े पेजेस होते हैं। और कितने होते हैं, 4 पेजेस होते हैं प्लस कवर पेज होता है। तो बी ऑप्शन जो आपकी यहाँ पे सही हो जाएगी। हेड रिकॉर्ड ऑफिस वन की ऑफ सेफ विल बी रिटेन्ड इन द कस्टडी ऑफ हेड रिकॉर्ड ऑफिसर एंड अदर विल बी इन प्रधान अभिलेख कार्यालय। तिजोरी की चाबी प्रधान अभिलेख अधिकारी की अवरक्षा में रखी जाएगी। और दूसरी यहाँ पे देखिए, प्रधान अभिलेख कार्यालय जो होता है, हेड रिकॉर्ड ऑफिस होता है, वहाँ पे जो तिजोरी होती है, जो सेफ होती है, उसकी एक चाबी आपके हेड रिकॉर्ड ऑफिसर के पास रहेगी। अब दूसरी चाबी किसके पास रहेगी वो हमें बताना है। सब रिकॉर्ड ऑफिसर, ASP, SRM या फिर अकाउंटेंट, तो अकाउंटेंट के पास रहती है। डी ऑप्शन आपकी सही हो जाएगी। ईच ऑर्डर बुक एंड गाइडेंस बुक कंटेन्स सीरियली नंबर्ड पेजेस। प्रत्येक ऑर्डर बुक और गाइडेंस बुक में क्रमांकित पृष्ठ होते हैं। तो आपके पोस्ट ऑफिस में भी, अगर आप BO में काम करते हैं तब भी आपके पास क्या होती है, ऑर्डर बुक होती है। उसको ध्यान से देखना, उसमें टोटल आपके कितने पेजेस होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे दिए हैं, ठीक है। पहले हमें क्या है, ऑर्डर बुक, और दूसरी क्या है, गाइडेंस बुक। तो यहाँ पे ऑर्डर बुक के लिए 100 पेजेस, ठीक है, गाइडेंस बुक के लिए 200, 100, 250, 150 या फिर 150, 250। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर आपके पास आएगा बी। तो आपकी जो ऑर्डर बुक होती है, आदेश पुस्तिका होती है, उसमें 200 पेजेस होते हैं और कैसे होते हैं, सीरियली नंबर्ड, ठीक है, क्रमांकित होते हैं वो। और यहाँ पे दूसरी जो आपकी गाइडेंस बुक होती है उसमें आपके 100 सीरियली नंबर पेजेस होते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास, DRC स्टैंड्स फॉर, DRC की फुल फॉर्म आपको बतानी है। डाटा रिकवरी सेंटर, डाटा रिसीविंग सेंटर, डिजास्टर रिसीविंग सेंटर या फिर डिजास्टर रिकवरी सेंटर। तो क्वेश्चन का सही आंसर आपके पास डी हो जाएगा, डिजास्टर रिकवरी सेंटर। अगला क्वेश्चन आपके पास, विच कमेटी अप्रूव्ड द IT मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट इन नवंबर 2012। नवंबर 2012 में किस समिति ने डाक विभाग की IT आधुनिकरण परियोजना को मंजूरी दी। सबसे पहली ऑप्शन यहाँ पे दी हुई है, कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स, ठीक है, CCPA, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी अफेयर्स, CCSA, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, CCEA, कैबिनेट कमेटी ऑन अकोमोडेशन अफेयर्स, CCAA। क्वेश्चन का सही आंसर होगा कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। इसकी फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, CCEA, कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। अगला क्वेश्चन आपके पास, बीच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इन केस ऑफ नेटवर्क इंटीग्रेटर। NI के बारे में कभी NI की फुल फॉर्म पूछी जाती है, कभी इससे संबंधित पूछा जाता है, कौन से नेटवर्क यह प्रोवाइड करता है। नेटवर्क इंटीग्रेटर के मामले में निम्न में से कौन सा सत्य है। इट हैज़ 3 नेटवर्क प्रोवाइडर्स, ठीक है, ये 3 तरह के नेटवर्क प्रोवाइड करता है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टेरिटरी। उसके बाद द नंबर ऑफ नेटवर्क्स प्रोवाइड वेरी फ्रॉम 1 to 5, या फिर ये जो नेटवर्क प्रोवाइड करता है वो 1 से लेके 5 तक हो सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं। इट हैज़ 1 नेटवर्क ओनली, इसमें सिर्फ एक ही नेटवर्क है। इट हैज़ 2 नेटवर्क्स, NSP1 एंड NSP2, इसमें 2 नेटवर्क होते हैं, एक NSP1 और NSP2। क्वेश्चन का सही आंसर आपके पास डी हो जाएगा, इट हैज़ 2 नेटवर्क्स, NSP1 और NSP2। NSP की फुल फॉर्म होती है नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर, इंपॉर्टेंट है। IT मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट वाज इम्प्लीमेंटेड थ्रू हाउ मैनी सेगमेंट्स। IT आधुनिकरण परियोजना को कितने खंडों के माध्यम से लागू किया गया था। 8, 4, 6 या फिर 5। तो टोटल 8 सेगमेंट्स के जरिए इसको लागू किया गया था। ए ऑप्शन आपकी सही हो जाएगी।
विच सेक्शन ऑफ पोस्टल डायरेक्टोरेट इज कॉल्ड एज सेंट्रल बैग ऑफिस, डाक निदेशालय के किस अनुभाग को केंद्रीय बैग कार्यालय कहा जाता है, बी, ए, डी या फिर डी, ई। तो यहाँ पे डी सेक्शन जो होता है पोस्टल डायरेक्टोरेट का, डी अनुभाग जो होता है डाक निदेशालय का, उसको क्या कहा जाता है, आपका सेंट्रल बैग ऑफिस कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपके पास, एसआरएम बैग्स अटैच्ड टू सर्कल बैग ऑफिस विल इंस्पेक्ट हाउ मच % ऑफ यूनिट बैग ऑफिसेज एवरी ईयर। सर्कल बैग कार्यालय से जुड़े एएसआरएम हर साल कितने प्रतिशत यूनिट बैग कार्यालयों का निरीक्षण करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शंस आपके पास ये हैं 1%, 15, 5 या फिर 10। तो 39th की जो सी ऑप्शन आ जाएगी ए 1%। और यहाँ पे एएसआरएम जो है आपके सर्कल बैग ऑफिस से जुड़े हैं वो क्या करते हैं, आपके हर मंथ डिस्ट्रिक्ट बैग ऑफिस के 10% बैगों को इंस्पेक्ट करते हैं। और लेकिन यहाँ पे दूसरे अगर सर्कल बैग ऑफिस की बात करें, जो यूनिट बैग कार्यालयों का निरीक्षण करेंगे वो कितना करेंगे, 1%। और दूसरा आपके डिस्ट्रिक्ट बैग ऑफिस का कितना करेंगे, हर मंथ करेंगे वो, लेकिन कितना करेंगे, 10% करेंगे। तो दोनों इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आपके पास, आरएलओ विल फंक्शन लाइक आरएलओ रिटर्न्ड लेटर ऑफिस किसकी तरह काम करता है, सर्कल बैग ऑफिस, ठीक है, उसका डिस्ट्रिक्ट बैग ऑफिस, यूनिट बैग ऑफिस या फिर नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन का सही आंसर आपके पास हो जाएगा यूनिट बैग ऑफिस के रूप में ये काम करता है। अगला क्वेश्चन आपके पास, ऑटोमेटिक ट्रांसफर ऑफ फंड्स फ्रॉम आईपीपीवी टू पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक हैपन्स व्हेन द बैलेंस इन आईपीपीवी अकाउंट एक्सीड्स इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक से पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट में धन का स्वतः हस्तांतरण, यानी कि स्वयं आपके पैसे आईपीपीवी अकाउंट से पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट में, यहाँ पे आईपीपीवी आएगा, ठीक है। जब आपके आईपीपीवी खाते में कितनी राशि से अधिक हो जाएगी, 50,000, 1 लाख, 2 लाख या फिर 10,000 रुपये। तो 2 लाख रुपए से अधिक होने पर आपके आईपीपीवी खाते से पैसे जितने भी 2 लाख से ऊपर होंगे वो आपके पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट में चले जाएंगे। बट इज दी आईपीपीवी एसएमएस बैंकिंग नंबर। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ क्या आती है, पूछा जाता है जब क्वेश्चन की आपकी आईपीपीवी में कौन कौन सी सुविधाएं आपको मिलती हैं। तो ध्यान रखना एसएमएस बैंकिंग भी आपको मिलती है, आप एसएमएस करिए इस नंबर के ऊपर, आपको आपके बैलेंस की जानकारी मिल जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कॉल बैंकिंग आपको मिल जाती है। तो यहाँ पे हमें बताना है आईपीपीवी एसएमएस बैंकिंग नंबर क्या है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ये डी होगा आपके पास, 7738062873। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, निम्न में से कौन सा सही है। इन पीएलआई पॉलिसी होल लाइफ इंश्योरेंस लोन फैसिलिटीज अवेलेबल आफ्टर 4 ईयर्स। संपूर्ण जीवन बीमा पीएलआई पॉलिसी में ऋण की सुविधा 4 वर्ष के बाद उपलब्ध है। इन पीएलआई होल लाइफ पॉलिसी लोन फैसिलिटीज अवेलेबल आफ्टर 3 ईयर्स। संपूर्ण जीवन बीमा पीएलआई पॉलिसी में ऋण की सुविधा 3 वर्ष के बाद उपलब्ध है। नो लोन फैसिलिटीज अवेलेबल इन पीएलआई होल लाइफ पॉलिसी, या फिर लोन कैन बी टेकन एनी टाइम आफ्टर 1 ईयर इन पीएलआई होल लाइफ पॉलिसी। क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा आपके पास से, अगर आप संपूर्ण जीवन बीमा पीएलआई पॉलिसी करवाते हैं तो उसमें अगर आपको ऋण चाहिए, लोन चाहिए, तो आप 4 वर्ष के बाद ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या आ जाएगा आपके पास ए। व्हाट इज द मैक्सिमम एज फॉर टेकिंग पीएलआई AEA सुमंगल पॉलिसी, एंटीसिपेटेड एंडोमेंट एश्योरेंस, जो सुमंगल पॉलिसी है उसको लेने के लिए अधिकतम आयु क्या है। अब यहाँ पे इसमें आपके पास दो दी हुई हैं, ठीक है, एक 40 ईयर्स 45 ईयर्स सभी में ऐसे दिया हुआ है। अब ऐसा क्यों है, क्योंकि आपकी एंटीसिपेटेड एंडोमेंट एश्योरेंस क्या होती है, इसमें आपको 2 प्रकार की पॉलिसीज मिलती हैं, एक मिलती है आपको 15 साल वाली और दूसरी मिलती है 20 साल वाली। अब दोनों के लिए मैक्सिमम जो लिमिट है वो एज की अलग अलग है। वो कैसे अलग है वो हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं एक बार ऑप्शंस। 40 ईयर्स फॉर 20 ईयर्स पॉलिसी एंड 45 ईयर्स फॉर 15 ईयर्स पॉलिसी। अगर आप 20 साल वाली पॉलिसी लेते हैं तो मैक्सिमम एज आपकी 40 वर्ष हो सकती है, और 15 साल वाली पॉलिसी आप लेते हैं तो 45 ईयर्स आपकी मैक्सिमम एज हो सकती है। उसी तरह से यहाँ पे 20 ईयर्स फॉर 20 ईयर पॉलिसी, 45 ईयर्स फॉर 15 ईयर्स पॉलिसी, 40 ईयर्स फॉर 20 ईयर पॉलिसी और 35 ईयर्स फॉर 15 ईयर्स पॉलिसी, 30 ईयर्स फॉर 20 ईयर पॉलिसी एंड 45 ईयर्स फॉर 15 ईयर पॉलिसी। अब यहाँ पे देखिए पीएलआई में आप मैक्सिमम कब तक इंश्योरेंस ले सकते हैं, 60 साल की उम्र तक ले सकते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पे हमारे पास 2 टर्म की हमने पॉलिसी कर ली, एक 15 साल वाली, एक 20 साल वाली। अगर आपको ऑब्वियसली यहाँ पे 20 साल वाली पॉलिसी चाहिए तो आपकी एज कितनी होनी चाहिए, 60 - 20,
यानी कि आपकी मैक्सिमम एज कितनी होनी चाहिए 40, इससे ज़्यादा होगी तो आपकी 60 से ऊपर चली जाएगी, लेकिन 60 से ऊपर तक आपकी PLI पॉलिसी है ही नहीं। और दूसरा यहाँ पे बात करें, अगर आपको 15 साल वाली पॉलिसी लेनी है तब क्या हो जाएगा 60 - 15 = 45, तब आपकी 45 ईयर्स से ज़्यादा एज नहीं होनी चाहिए, यानी कि आप 45 ईयर्स की एज तक हैं तो आप 15 साल वाली एंटीसिपेटेड एंडोमेंट एश्योरेंस ले सकते हैं। इसमें आपको पीरियोडिकल रिटर्न्स मिलती हैं, कौन कौन से समय पर मिलेंगी इंपॉर्टेंट है वो कर लेना, इसको ध्यान में रखना। यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर आपके पास जो है ए आ जाएगा। ठीक है, अगर आप 40 वर्ष के हो चुके हैं तब आप 20 साल वाली पॉलिसी ले सकते हैं, और अगर आप 45 तक हो चुके हैं तो आपको 15 वाली ही मिलेगी, वही लेनी पड़ेगी। व्हेन वाज माई स्टैम्प इंट्रोड्यूस्ड, माई स्टैम्प, तो माई स्टैम्प से संबंधित तो बहुत सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि माई स्टैम्प जो है इसको कब इंट्रोड्यूस किया गया। उसके बाद यहाँ पे और क्या है, इसमें टोटल कितनी स्टैम्प होती है, किसका ये ब्रांड नेम है, एक शीट बनवानी है तो कितने आपको चार्जेस देने पड़ेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे संबंधित जरूर कर लेना। तो यहाँ पे हमें बताना है माई स्टैम्प कब इसको पेश किया गया। इन वर्ल्ड फ्लैटलिक एग्जीबिशन इंडिपेक्स 2012, 2011, 2014 या फिर इन वर्ल्ड फ्लैट लीग एग्जीबिशन इंडिपेक्स 2015। क्वेश्चन का सही आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, इन वर्ल्ड फ्लैट लीग एग्जीबिशन इंडिपेक्स 2011, विश्व डाक टिकट प्रदर्शनी इंडिपेक्स 2011 के दौरान इसको पेश किया गया था। वैनवाज, तो इसको हम छोड़ रहे हैं क्योंकि ये आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में आया हुआ है, तो ठीक है यहाँ पे नहीं आएगा, ये आपके उस टाइम इंपॉर्टेंट था, अभी नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए आपको, बड़ी सी डिस्काउंट इफ द स्पीड पोस्ट मंथली बिजनेस इज ₹5,01,2 25 लाख। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बोला गया, 5,01,000 रुपये से लेके 25 लाख रुपए तक के अगर स्पीड पोस्ट आपको बिजनेस देते हैं एक माह में, एक महीने में, तो आपको कितनी छूट मिलेगी, 10%, 5%, 15 या फिर नो डिस्काउंट। क्वेश्चन का सही आंसर आपके पास हो जाएगा सी, आपको 15% की छूट मिलती है अगर आप 5,01,000 रुपये से लेके 25 लाख रुपए तक का मासिक स्पीड पोस्ट बिजनेस देते हैं किसी पोस्ट ऑफिस में। 10%, 15%, 20 और 30% कब कब मिलेगा, इंपॉर्टेंट है, स्पीड पोस्ट डिस्काउंट स्ट्रक्चर बार बार पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपके पास, मेमोरेंडम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क MDW, यहाँ पे MBW नहीं है, MDW मेमोरेंडम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क विल बी इशूड बाई, किसके द्वारा जारी किया जाएगा, तो कौन इसको तैयार करता है वो भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहाँ पे पूछा गया कौन इसको जारी करता है, पोस्ट मास्टर, इंस्पेक्टर पोस्ट, सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस या फिर नन ऑफ दी अबव। तो डाकघर अधीक्षक के द्वारा इसको जारी किया जाता है। 48th की जो सही ऑप्शन आ जाएगी, आएगी आपके पास सी। अगला क्वेश्चन है आपके पास, प्रिजर्वेशन पीरियड ऑफ नॉमिनल रोल इज, नॉमिनल रोल की परिरक्षण अवधि क्या है, क्या इसका प्रिजर्वेशन पीरियड है, परमानेंट 3 ईयर्स, 5 ईयर्स, 10 ईयर्स। क्वेश्चन का सही आंसर आपके पास आ जाएगा ये परमानेंट रिकॉर्ड है। हर एक क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके प्रिजर्वेशन पीरियड वाले, तो ये जरूर कर लेना। ठीक है, कौन से रिकॉर्ड एडोब सर्कल की स्पेशल परमिशन के बिना डिस्ट्रॉय नहीं किए जा सकते हैं, नॉमिनल रोल, ऑर्डर बुक हो जाएगी या फिर कोई भी इनवॉइसेज रिसीव होती हैं, कुछ भी है जो आपका प्रिजर्व करके रखा जाता है, कितनी समय अवधि के लिए रखा जाएगा, कौन से समय से गिना जाएगा, इंपॉर्टेंट है, कर लीजिएगा। और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन आपके पास, एसओ स्लिप इज इंटेंडेड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग एंट्रीज। एसओ पर्ची जो होती है, एसओ स्लिप जो होती है, निम्न में से किस प्रविष्टि के लिए अभिप्रेत है, भूत प्रेत नहीं है, अभिप्रेत है। अभिप्रेत मतलब किस चीज़ के लिए इसका यूज़ किया जाता है, कौन कौन सी आप इसमें एंट्रीज कर सकते हैं। अमाउंट विद डिटेल ऑफ कैश एंड एसओ, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, आपने अगर कैश भेजा है एसओ के लिए तो उसमें अमाउंट कितना है विद डिटेल रहेगा। पर्टिकुलर्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स, सीरियल नंबर्स एंड वैल्यू ऑफ इंडियन पोस्टल ऑर्डर। उसके बाद कोई भी आपने दस्तावेज भेजे हैं या फिर इंडियन पोस्टल ऑर्डर भेजे हैं, उनकी वैल्यू और सीरियल नंबर क्या है, ये चीज़ होगी। इंस्ट्रक्शंस एंड अदर पर्टिकुलर्स, निर्देश होंगे और अन्य विवरण होंगे। ऑल दी अबव क्वेश्चन का आंसर आपके पास हो जाएगा डी। ये सारी चीज़ें आपकी एसओ स्लिप में होती हैं, यहाँ पे डी ऑप्शन आपकी सही हो जाएगी। तो ये था हमारे पास केरला सर्कल पीएसए का 2021 का क्वेश्चन पेपर। तो अगर आपने 2020 वाले क्वेश्चन पेपर्स को फॉलो किया है तो आपने एक चीज़ ज़रूर नोटिस की होगी कि हमने इस क्वेश्चन पेपर में जितने भी क्वेश्चंस किए हैं लगभग उसमें 45 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो हम प्रीवियस ईयर वाले एग्जाम्स में 2020 वाले क्वेश्चन पेपर्स में कवर कर चुके हैं। तो आप ज़रूर ये आप समझ लीजिए आपके लिए कितने इंपॉर्टेंट है करने, तो आप ज़रूर इनको करिए। और साथ में रेगुलर क्लासेस हमारी चल रही हैं, आप जुड़ना चाहते हैं ज़रूर हमें मैसेज कर सकते हैं। उन सभी क्वेश्चन पेपर्स के सोल्यूशन, ठीक है, विद मैथमेटिक्स के आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करवाएंगे, आप जरूर हमें मैसेज कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।